नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां पिछले हफ्ते जो हुआ उसने सच में सबको चौंका दिया। जी बिल्कुल। कैसे युवाओं का जो गुस्सा था वो एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गया और राजधानी में अहम सरकारी इमारतें, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब धू कर जलने लगी। हाँ, मंजर काफी भयानक था। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इस पूरी उथल पुथल के पीछे के कारण, घटनाक्रम और इसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन ने इतनी बड़ी आग लगा दी और ये नेपाल के अंदर जो गहरे मुद्दे हैं उनके बारे में क्या बताता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। चलिए तो फिर इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 4 सितंबर को। सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे करीब 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया। हाँ, 26 प्लेटफॉर्म्स। कारण बताया गया कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ यही बात थी? यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। लेकिन नियमों की बात तो हुई, लेकिन चीन की कंपनी टिकटॉक पर कोई रोक नहीं लगा। अच्छा, तो इससे ना एक शक पैदा हुआ कि कहीं ये सेंसरशिप तो नहीं है। और दिलचस्प बात ये है कि ये बैन ठीक उस वक्त लगाया गया जब ट्विटर पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर #NepoKids जैसा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में। नेपो किड्स मतलब नेताओं के बच्चे। बिल्कुल, नेताओं के, बड़े अफसरों के, मतलब जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बच्चे। उनकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल ऑनलाइन दिखती थी वो आम नेपाली की जो आर्थिक तंगी है उसके सामने एक तरह से मजाक उड़ाती लग रही है। तो ये बैन सिर्फ बोलने की आजादी पर हमला नहीं था, ये युवाओं की पहचान, उनके बात करने का तरीके और सबसे अहम नेपाल की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, रेमिटेंस, विदेश से आने वाला पैसा। हाँ, लाखों नेपाली बाहर काम करते हैं और पैसा भेजते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप जैसे ऐप तो मतलब लाइफलाइन है। तो ये उस पर भी चोट थी। फिर आया 8 सितंबर। काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए। नारे थे भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया नहीं। हाँ, सुबह तो शांति थी, लेकिन दोपहर होते होते स्थिति बिगड़ गई। कैसे? जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास लगे बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछारें की और फिर सीधी गोलियां चला दी। सीधी फायरिंग? जी। कम से कम 19 से 22 युवाओं की मौत की खबरें आई, सैकड़ों घायल हुए। इसे लोगों ने खूनी सोमवार कहा। बाप रे, 19-22 मौतें। हाँ, और इस क्रूरता ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। जो मांग सुधार की थी वो गुस्से और बदले की आग में तब्दील हो गई। सरकार ने देर शाम बैन हटा भी लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर अगले ही दिन 9 सितंबर को जो हुआ उसने तो जैसे पूरे देश को हिला के रख दिया। बिल्कुल, 9 सितंबर अभूतपूर्व था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और जो सिंह दरबार सचिवालय है, मतलब मेन सरकारी कॉम्प्लेक्स, हाँ, वहाँ आग लगा दी। सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं, प्रधानमंत्री ओली, पूर्व प्रधानमंत्री ग्योबा और प्रचंड और यहाँ तक कि राष्ट्रपति पौडेल के निजी घरों को भी जला दिया गया। निजी घरों को भी? जी। वित्त मंत्री पौडेल पर तो सड़क पर हमला हुआ। ये गुस्सा किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम, पूरे एलीट क्लास के खिलाफ था। और शायद इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल की पत्नी की मौत भी उनके घर में लगी आग से हुई। हाँ, ये बहुत दुखद घटना थी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये पूरी व्यवस्था को एक तरह से नकारना था, रिजेक्शन। इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है, मतलब युवाओं का आंदोलन। इसकी क्या खास बात है? देखिए, ये काफी हद तक लीडरलेस था, कोई एक बड़ा नेता नहीं था और विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब ये कि युवा आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए VPN और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया बैन के बावजूद। अच्छा, तकनीक का इस्तेमाल कर। हाँ, और नेतो के इस अभियान में पहले ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ माहौल बना दिया था। तो जब गोलियां चली तो मांगे सिर्फ बैन हटाने तक सीमित नहीं रही। तो क्या मांगे थी फिर? मांगे थी संसद भंग करो, गोली चलाने के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा चलाओ, एक अंतरिम सरकार बनाओ और नए चुनाव करो। मतलब सिस्टम में छोटे मोटे सुधार नहीं, पूरा सिस्टम बदलो। लेकिन ये इतना गुस्सा, क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कुछ पुरानी वजहें थी? ये अचानक बिल्कुल नहीं, ये गुस्सा सालों से, वर्षों से जमा हो रहा। इसके पीछे गहरा भ्रष्टाचार है, जैसे वो फर्जी भुगतानी शर्मा लगा हुआ। हाँ, उसमें बड़े नेताओं के नाम। फिर है जबरदस्त आर्थिक निराशा। युवाओं में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है। रोजाना 2000 से 5000 युवा रोज देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में। रोज 2000 से 5000, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ये 2008 में जब से राजशाही खत्म हुई और गणतंत्र बना, तब से लगातार राजनीतिक अस्थिरता है। सोचिए, 16 साल में 13 से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं। 16 साल में 13 सरकारें? हाँ, तो इस पीढ़ी ने, जो आज युवा है, उसने होश संभालने के बाद सिर्फ एक नाकाम अस्थिर सिस्टम ही देखा है। उनका भरोसा उठ चुका है। और राजनीतिक नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा 9 सितंबर को। जी हाँ, इस्तीफा देना पड़ा और एक तरह का पावर वैक्यूम, सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। तो अब आगे कौन? अब पुराने नेताओं की जगह नए चेहरे उभर रहे हैं। जैसे काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, जो निर्दलीय जीते थे,
पहले रैपर थे, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। हाँ, उनका नाम सुना है। और दूसरे हैं रवि लामिछाने, आरएसपी पार्टी के नेता। उन्हें तो प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया था। ये दोनों ही व्यवस्था विरोधी आवाजें मानी जाती हैं। लेकिन चुनौती ये है कि यह आंदोलन क्योंकि लीडरलेस है, तो किससे बात की जाए? राजनीतिक समाधान कैसे निकलेगी अभी साफ नहीं है। एकदम ठप, मतलब अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ी और मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगे, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई। तो कुल मिलाकर एक सोशल मीडिया बैन एक चिंगारी बना, जिसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सालों की राजनीतिक नाकामी से पनपे गहरे असंतोष को एक भयानक आग में बदल दिया। सरकार गिर गई, देश थमसा गया। बिल्कुल सही। नेपाल अब एक बहुत ही अहम, एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, एक रास्ता तो ये है कि बातचीत हो, कोई अंतरिम सरकार बने और फिर नए चुनाव हो। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गणतंत्र की इस तरह की विफलता कहीं राजशाही की वापसी की मांग को हवा तो नहीं देगी? ये भी एक संभावना है। या फिर देश एक लंबी अस्थिरता के दौर में चला जाएगा। इसमें सेना का रोल बहुत अहम होगा। अभी तक तो सेना न्यूट्रल दिख रही है और जाहिर है पड़ोसी देश भारत और चीन दोनों की इस पर गहरी नजर बनी हुई है। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, नेपाल में जो हुआ, क्या ये अकेला मामला है? हमने हाल में श्रीलंका में देखा 2022 में, फिर बांग्लादेश में 2024 में। हाँ, वहाँ भी ऐसे युवा सड़कों पर उतरे थे। हाँ, युवाओं के नेतृत्व में डिजिटल तरीकों से जुड़े हुए विद्रोह। तो क्या ये दक्षिण एशिया में राजनीतिक बदलाव का कोई नया पैटर्न है? खासकर तब जब एक पूरी पीढ़ी को ये लगने लगे कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा है और शायद उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब मिलेगा।